नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डायमंड एकेडमी 245 पर स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी जिसका दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है आखेट खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादक तक। आरंभिक मानव आखिर इधर से उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महा इस उपमहाद्वीप में 20 लाख पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल, कंदमूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने से ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण यह कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते थे तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे जाया करते होंगे। तो कि जो जानवर होते हैं, हिरण है या अन्य जानवर हैं, तो शिकार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। तो जो शिकारी थे उनके उनके शिकार के लिए वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग इनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता था या मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर-उधर जाना पड़ता होगा। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खास संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए बनाए हों। इनमें से पत्थरों और पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग हल, फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के स कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों में लकड़ियाँ काटी जाती थीं। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ-साथ खोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। पत्थर पत्थर के औजारों का उपयोग
इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था और जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। क्या आप देख सकते हैं, ये जो है एक नुकीला है और ये सुई जैसा है, तो एक खाल सिलने के लिए काम में लाया जाता होगा। दूसरा पॉइंट हमारा है रहने की जगह निर्धारित करना। तो दोस्तों मानचित्र के बारे में बताया गया है। मानचित्र 2 को देखो, लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल हैं जहाँ पर आखेटक खास संग्रह के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थान पर आखेटक खास संग्रह रहते थे। मानचित्र में कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल और नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। दोस्तों मानचित्र अभी हम आपको दिखाएंगे। देखिए मानचित्र है दोस्तों, मेहरगढ़, कुर्जहोम, भीमबेटका, एक क्लियर नहीं दिख रहा है, आपको नेट से डाउनलोड करके प्रोवाइड करवा दें। भीमबेटका, भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश। इस पुरास्थल पर गुफाएं और कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं से में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। शैल चित्र कला, इनमें से हमें क्या पता चलता है? एक शैल चित्र, इस शैल चित्र के बारे में दोस्तों, ये शैल चित्र बनी है, पत्थरों पर जो चित्र बने हैं इनको शैल चित्र कहते हैं। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। जैसा दोस्तों आप देख सकते हैं, में कुछ चित्र बनाए गए हैं। पुरास्थल, पुरास्थल किसे कहते हैं दोस्तों? एक क्वेश्चन भी आ सकता है। पुरास्थल, पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अलग अध्याय में बताया जाएगा। दोस्तों ये जो है हम लोग दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे, आग की खोज। दोस्तों इसमें कुरनूल गुफा जो है मानचित्र में भी दर्शाया गया है। ये पृष्ठ 13 पर है, हम इसको आगे पढ़ेंगे। या राख के अवशेष मिले हैं कुरनूल गुफा में दोस्तों, यहाँ जो है राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए होता था। सॉरी, आग का जो इस्तेमाल था दोस्तों कई कार्यों के लिए किया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर आग भगाने के लिए। जैसे आज भी दोस्तों ऐसा होता है, आग वाग भगाने के लिए लोग आग जलाते हैं तो बाग आसपास नहीं आते। नाम और तिथियाँ, हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वही पुरापाषाण काल कहते हैं। या दो शब्दों पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना, यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक, मध्य व उत्तर। पुरापाषाण युग, मानव इतिहास की लगभग 99%
कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मीसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ प्रापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे हैं। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण युग का क्या मतलब होगा? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्याय में हम ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। बदलती जलवायु दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। खेती और पशुपालन की शुरुआत। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आना आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग इन जंगली जानवरों के आक्रमण में इनकी सुरक्षा किया करते थे। इसी तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। बचने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों को देखभाल करने को बचने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा जानवरों में भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि बचने की प्रक्रिया की दशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं कि लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनमें बड़े दाने वाले अनाज पैदा हों। साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के दानों के भार को संभाल सकें। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं।
इसमें दोस्तों बताया गया है इन दांतों को देखो, इनमें कौन जंगली सुअर का है और कौन पालतू सुअर का है। दोस्तों हम देखते हैं, देखिए। ये पालतू सुअर का है, जंगली, सॉरी, ये पालतू सुअर का है, ये जंगली सुअर का दांत है। हँसने की प्रतिक्रिया पूरी तरह, सॉरी, हँसने की प्रतिक्रिया पूरी दुनिया में धीरे-धीरे चलती रही। यह करीब 12 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वह इसी हँसने की प्रतिक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़-बकरी आते हैं। एक नवीन जीवन शैली। दोस्तों इस पॉइंट को बहुत ध्यान से पढ़ना। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक़्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने, फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे, तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवर और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे औ बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत सँभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडार की बात सोचनी पड़ी। बहुत से बीज के रूप में दोस्तों देखिए, अनाज के उपयोग बीज के रूप में, खाद के रूप में, उपहार के रूप में, भंडारण के लिए। अनाज को, सॉरी, इसलिए लोगों को भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े-बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। जानवर चलते-फिरते खाद्य भंडारण है। जानवर बच्चे देते हैं, जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती है, साथ ही उनसे दूध प्राप्त हो सकता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवर से हमें मांस मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। अस्थायी जीवन की ओर। दोस्तों, ये भी पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। पुरातत्वविदों को कुछ प्रस्थलों पर झोपड़ियां और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्जहोम, वर्तमान कश्मीर में। कश्मीर के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें कर्तवास कहा जाता है। उन इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। रातविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग माना गया है। इनमें से इनमें वे औजार भी हैं जिनकी हार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पालिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजार साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। नवपाषाण युग के कुछ उपकरण, देखिए दोस्तों, ये जो है ओखली जैसा है, ये ओखली जैसा है और ये जैसा है। इसका उपयोग कूटने पीसने के लिए किया जाता होगा।
नवपाषाण युग सॉरी नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं, दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों साल के दरम्यान धीरे धीरे खेती और पशुपालन भी अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। दोस्तों, ये जो ये बर्तन देख रहे हैं मिट्टी का, में अलंकृत डिजाइन भी बनी हुई है, ये देखिए। दोस्तों, ये ये पॉइंट है मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मानचित्र 2 में मेहरगढ़ का जो है जिक्र हमने अभी आपको बताया था। मेहरगढ़ यह यह स्थान ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली हैं। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डी हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इससे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। तो आप जैसे देख पा रहे हैं, ये मृतक है और ये जो है बकरी की हड्डी है। दोस्तों, ये लोग आत्मा में विश्वास रखते थे कि इंसान मरने के बाद भी उसकी आत्मा जो है परलोक में जाती है, और उसके साथ कुछ खाने-पीने की वस्तुएँ, पहनने-ओढ़ने की वस्तुएँ भी रख देते थे। उनको विश्वास था कि ये परलोक में उसे मिलेंगी। मेहरगढ़ की कब्र का चित्र है दोस्तों ये। बकरी के कंकाल को पहचान सकते हैं। ये दोस्तों बकरी का कंकाल है और ये इंसान का। दोनों को एक साथ दफनाया गया है। अन्यंत्र
तो दूसरा पॉइंट है अनियंत्र। फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी। अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो। दोस्तों हम लोग एटलस के बारे में पढ़ेंगे। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 100 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सूअरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सव के अवसर पर बनाया जाता था। फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। एक नौपाषाणिक पुरास्थल। नौपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल युग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था। जैसे सीरिया में लाया गया चमकदार पत्थर, सीरिया से लाया गया चमकदार पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लादकर ले जाया करते थे। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल डायमंड अकेडमी 245 को सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।